सो हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसमें जो पढ़ लिया था वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग देखेंगे तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा गंगा का मैदान, या हम लोग कह सकते हैं उत्तर का मैदानी भाग। तो अब हम उत्तर के मैदानी भाग को ही आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उत्तर के मैदानी भाग में हमने चार भागों में उसे बांटा था। अगर देखा जाए तो हमने एक पढ़ा था क्या बेटा, आपका पंजाब का मैदानी भाग, दूसरा हमने राजस्थान का मैदानी भाग और तीसरा गंगा का मैदानी भाग। तो अब हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, गंगा का मैदानी भाग। क्या है बेटा? गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग। तो बेसिकली गंगा का मैदानी भाग तीन भागों में क्या है बेटा, विभाजित है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा हो जाएगा मध्य गंगा का मैदानी भाग, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान। चूंकि आगे हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है कि गंगा या कोई भी नदी क्या है कि अलग अलग तरीके से फ्लो करती है या अलग अलग तरीके से बहती है। जैसे कि आप देखेंगे, और अलग अलग यानी कि स्थिति में बहती है और ये अलग अलग भूमियों का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे कि हम लोग ऊपरी गंगा के मैदान, जब ये कहाँ से पर्वतों से सीधा गिरेगी तो उस तरीके से ऑक्सबो का निर्माण करेगी, घाटियों का निर्माण करेगी। फिर मध्य गंगा के मैदानी भाग में जाएगी तो ऑक्सबो का निर्माण करेगी। और ऑक्सबो के बाद जिसे मियांडर्स कहते हैं, मियांडर्स की तरह ये बहती है यानी कि सर्पिलाकार में, तो उस तरीके से बहेगी। और निम्न गंगा के मैदान में यानी कि इसकी या तो ये डेल्टा बनाएगी या क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे तेज होती है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, युवा अवस्था में होती हैं, जिन्हें हम युवा नदियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहाड़ से गिरती हैं और यहाँ पर प्रोण अवस्था में रहती हैं। प्रोण अवस्था का मतलब एडल्ट फेज में रहती हैं। तो यहाँ पर मीडियम क्या करती हैं, गति करती हैं। और निम्न गंगा के मैदान में यानी कि इनकी गतियाँ समुद्र तक जाते जाते क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। इसी तरीके से ऊपरी गंगा का मैदान में जो देखेंगे कौन सा क्षेत्र आता है, तो याद रखिएगा इसमें भावर क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, भावर। इसमें जो क्षेत्र आता है वो तराई क्षेत्र आता है, तराई। और इसमें जो क्षेत्र आता है जलोढ़, जलोढ़ का क्षेत्र आता है। ठीक है। अब यहाँ पर भाबर में देखेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र आता है, यहाँ पर आती है आपकी पश्चिमी यूपी। क्या आएगी बेटा, आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ ये बोला जाता है अवध से मगध तक, अवध से मगध तक, यानी कि पूर्वी यूपी से लेकर बिहार तक। और यहां पर क्या आ जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये पूरी की पूरी तो एल्यूवियल सॉइल ही होती है, जलोढ़ मृदा ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग टाइप की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कैसी मृदा होगी भैया, यहाँ पर क्या होगी, चिकनी और दोमट मिट्टी होगी। यहाँ पर सिल्ट मिट्टी होगी और यहाँ पर सैंडी सॉइल होगी, यानी कि रेतीली मिट्टी होगी हल्की, क्योंकि कंकड़ पत्थर यहाँ पर ढुल के आएंगे। रेतीली मिट्टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे गन्ना
और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर कहते हैं, याद रखिएगा, जूट को। यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर वही आपका चावल यानी कि धान, और मुख्यतः यहाँ पर धान गेहूं, और यहाँ पर भी गन्ना धान गेहूं, तो ये फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, गंगा का मैदानी भाग। क्या रहा बेटा, याद रखिएगा दोस्तों, गंगा का मैदानी भाग रहा। अब हम गंगा के मैदानी भाग के बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हमारा नाम क्या है बेटा, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इंग्लिश में से किस नाम से आने जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब प्रायद्वीप क्या होता है या पेनिनसुलर क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेनिनसुलर का मतलब होता है वह स्थान जो तीनों ओर जल से क्या हो बेटा, घिरा हुआ हो। तीनों ओर क्या हो बेटा, जल से घिरा हुआ है। तो ये भी क्या है, आपका भारत का जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे क्या है बेटा, आपका यहाँ पर क्या है बेटा, याद रखिएगा, ये तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण यहाँ पर देखेंगे ये आपका पूर्व, इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। इसके पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन है। यानी कि हिंद महासागर है, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, हिंद महासागर। तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हुई कि पेनिनसुलर किसे कहेंगे, जो तीनों ओर जल से घिरा होने, जो क्या है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो, तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, घिरा हो। और प्लेट्यू किसे कहते हैं, तो उठे हुए भाग को, उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। तो ये बात आपकी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहा जाता है। तो पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो तीनों ओर किससे बेटा, जल से घिरा हुआ, और उठे हुए भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेट्यू कहते हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से यूनिट वाइज हमने इसे पढ़ा। देखिए फिर से एक मैप ले लेते हैं। ये आपका इंडिया है। अब वही 6 यूनिट यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है ये पूरा का पूरा कैसा है, हिमालयन पार्ट है, उत्तर का पर्वतीय भाग। यहाँ पर देखेंगे इसके पश्चिम में क्या है, सॉरी इसके दक्षिण में क्या है आपका, ये मैदानी भाग है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो ये आपका यानी कि रेगिस्तान है या मरुस्थल है। उसके बाद देखेंगे ये जो एरिया है आपका, यही आपका क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय पठार है। ये आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये तटीय प्रदेश है, और यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स है यानी कि द्वीप है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है। तो याद रखिएगा, तो भारत का प्रायद्वीप, याद रखिएगा भारत की ये 6 ग्रंथियां हैं, भौगोलिक ग्रंथियां। ये क्या है, भौगोलिक ग्रंथियां, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भौगोलिक ग्रंथियां, भौगोलिक
विभाजन है भारत का। और उनमें याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे बड़ी क्या है, भौगोलिक ग्रंथि है। यानी कि आप देखेंगे तो भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर का जो पार्ट है वो किसका है बेटा, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और दूसरी चीज भी याद रखिएगा, ये भारत का 48% यानी कि 48% क्या है बेटा, भाग को कवर करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, एक चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर और ये 48% भाग पर फैला है, परसेंट भाग पर फैला हुआ है। इतनी बात आप याद रखिएगा। यानी कि हमें यह पता चला कि सबसे बड़ी भौगोलिक ग्रंथि कौन सी है, तो आपका वो प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है बेटा, आपका प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखिएगा। अब दूसरी चीज आती है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि मैं कुछ और आपको पॉइंट्स बताता हूँ। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का पार्ट है या भाग है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये भारत का प्राचीनतम भूखंड है। भारत का क्या है, ये प्राचीनतम भूखंड है। इसका विस्तार आगे हम लोग देखेंगे एक मैप के जरिए से। और देखिएगा जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। एक आपका मध्य उच्च भूमि है और दूसरा आपका क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार है। तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो इसे दो भागों में विभाजित करती है, याद रखिएगा। तो इसे इन पॉइंट्स को भी हम क्या करते हैं बेटा, लिख लेते हैं। देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट है या भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूखंड है। प्राचीनतम भूखंड है। नर्मदा नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है। इस बात को याद रखिएगा, एक तो क्या हो जाएगा मध्य उच्च भूमि और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा आपका दक्कन का पठार। चलिए यही लिख लेते हैं। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार।
कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत। कभी कभी आपसे माउंटेन रेंज भी पूछ लेता है, तो माउंटेन रेंज कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल। विंध्याचल भी भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक आपका क्या हो जाएगा? उत्तर भारत, और दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। याद रखिएगा, इसी को क्या कहेंगे? सेंट्रल हाईएस्ट लैंड, और दूसरा क्या हो जाएगा? डेक्कन प्लेटियो। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, एक बार इसकी सीमा देखते हैं, और इसकी ऊंचाई अगर याद करनी हो तो 600 से 900 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है ना। अगर ऊंचाई की बात कर देंगे, यहीं पर ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है प्रायद्वीपीय पठार की 600 से 900 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। आगे देखते हैं, एक मैप ले लेते हैं फिर से। ये भारत है। अब यहां पर देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। बात आती है विस्तार की। देखा जाए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये मुख्यतः दो चीजें इसमें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। एक तो शामिल आपका क्या होता है? याद रखिएगा, एक शामिल हो जाएंगी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, और दूसरा शामिल हो जाएगा इसमें पठार। क्या हो जाएंगे बेटा? पठार हो जाएंगे। तो ये कहां से कहां तक है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसकी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, या पश्चिम से पूरब, वो है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है इसकी, यानी कि इसकी उत्तरतम पहाड़ियां कौन सी हैं, दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं, या आपकी पूर्वोत्तर पहाड़ियां कौन सी हैं, और आपकी पश्चिमोत्तर पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, इसे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जो इसकी उत्तरतम पहाड़ियां हैं वो है दिल्ली रिज। यहाँ पर क्या है? दिल्ली रिज, या इसी को क्या कहते हैं? रॉयसीना हिल्स कहते हैं, जहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली रिज। दिल्ली रिज हो जाएगा, और यही क्या है? रॉयसीना हिल्स है, जहां पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है, याद रखिएगा। और ये क्या है बेटा? उत्तरतम पहाड़ियां हैं। उत्तरतम पहाड़ियां किसकी उत्तरतम पहाड़ियां हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये पहाड़ियां जो उत्तरतम है वो प्रायद्वीपीय पठार की हैं। इसी तरीके से हम लोग दक्षिणतम पहाड़ियां देखेंगे, तो दक्षिणतम पहाड़ियां क्या हो जाएंगी? तो दक्षिणतम पहाड़ियां हो जाएंगी केरल में स्थित क्या हो जाएंगी? आपकी कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन याद रखिएगा इलायची की पहाड़ियां। केरल में सबसे ज्यादा आपकी छोटी इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है, और याद रखिएगा क्या, जो काली मिर्च जिसे यवन प्रिय कहा जाता है, वो यहाँ पर शामिल होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? आपकी कार्डामम हिल्स, या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में, हाँ हिंदी में क्या कहेंगे? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। अब इलायची की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये केरला में है। कहां पर है? केरल में है। और ये क्या है? दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। दक्षिणतम पहाड़ियां। यहां पर देखेंगे कि जो पश्चिमी पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पश्चिमी पहाड़ियां यहाँ पर हैं, इनका नाम क्या है? गिर हिल्स है। क्या है? गिर पहाड़ियां। और गिर पहाड़ियां कहाँ पर हैं? याद रखिएगा, गुजरात में है। गिर पहाड़ियां कहाँ पर है? गुजरात में है। और गिर नेशनल पार्क भी है।
क्या है, यहीं पर गिर नेशनल पार्क भी है, जो किसके लिए जाना जाता है, एशियाटिक्स शेरों के लिए या एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु। स्टेट याद रख सकते हैं आप, गुजरात हो जाएगा, आपको पता है। और पूर्वोत्तम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो पूर्वोत्तम पहाड़ियों में देखेंगे तो पूर्वोत्तम पहाड़ियाँ हैं राजमहल पहाड़ियाँ। कौन सी हैं, राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। और राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पर है, झारखंड में है। ये क्या है, पूर्वोत्तम पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तम पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसका विस्तार आप सिंपल सा आप कह सकते हैं स्टेट वाइज के दिल्ली से, उत्तर में दिल्ली से लेकर कहाँ केरल तक है, और पश्चिम में कहाँ से बेटा, गिर पहाड़ियों से लेकर पूर्व में झारखंड तक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आपका यानी कि सबसे बड़ी भौगोलिक ग्रंथि कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि 48% भूभाग पर ये क्या है बेटा, स्थित है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसमें शामिल होती हैं, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसे एक बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं। चल फिर एक मैप लूंगा। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको मैप पर काम करना आना चाहिए। अगर आप मैप पर काम कर लेंगे ना, तो आपकी आधी जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वो इजीली क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, है ना। ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सीखने वाला सब्जेक्ट है। लोग जीएस से डरते हैं, किससे बेटा, जीएस से डरते हैं, लेकिन जनरल स्टडी से या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाता है कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। कभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पर एक आपको माउंटेन रेंज मिलेगी, इसका नाम क्या है, अरावली है। एक यहाँ पर मिलेगी, इसका नाम क्या है, अरावली है, याद रखिएगा। यहाँ पर मिलेगी एक, इसका नाम विंध्याचल है। यहीं पर नीचे मिलेगी एक, इसका नाम सतपुड़ा है। और यहीं से क्या निकलती है आपकी, इसके बीच से नर्मदा नदी निकलती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ईस्टर्न घाट है, यानी कि ये क्या है आपका, ईस्टर्न घाट से मुराद ये आपका पूर्वी घाट है। और यहाँ पर बीच में क्या है, नीलगिरी है, जो इन दोनों को जोड़ती है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपकी दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या है आपकी दक्षिणतम पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमें चीज़ें पढ़नी है। एक बार इनका नामकरण कर देता हूँ। ये क्या है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह श्रेणी है। ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। ये आपका पूर्वी घाट है। ये आपका नीलगिरी पर्वत है। और ये आपकी दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। तो ये इनका क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है। यही हमें क्या है बेटा पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करेंगे बेटा अरावली पर्वत श्रृंखला की, है ना। किसकी बात करेंगे बेटा, सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की। चलिए तो करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ जानते हैं।
ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। या हम लोग ऐसा एक सेंटेंस कहें कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। परंतु आप देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिल्ली से लेकर कहाँ तक है, गुजरात तक, गुजरात के पालमपुर तक है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली रिज, जिसे हम रॉयसीना हिल्स भी कहते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और ये एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अपशिष्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसकी नोक है, ये जो इसकी ऊंचाई है, क्या हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और बीच बीच में तो कई पूरा क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो आप देखेंगे दिल्ली में छोटी सी ऊंचाई पर आपको देखेगा राष्ट्रपति भवन, आपको लगेगा नहीं ये पहाड़ी है। और फिर ये देखने को मिलता है सीधा फरीदाबाद में, और फरीदाबाद के बाद ये देखने को मिलेगा आपको रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद थोड़ा सा देखने को मिलेगा अलवर, अलवर के बाद राजस्थान। इस तरीके से छोटे छोटे आपको लगेगा ये छोटे छोटे पहाड़ से हैं या छोटे छोटे पठारी क्षेत्र हैं। तो ये क्या है, पूरी की पूरी क्या हो गई, आपकी खत्म सी हो गई है। ठीक है, और इसकी सब अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में है। और गुरु शिखर पर ही वहां का एक आपका हिल स्टेशन है, जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। और माउंट आबू पर स्थित ही क्या है, याद रखिएगा, माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे कि जो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां पर राजस्थान में जो आपका जस्ता है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, ये क्या पाए जाते हैं, खनिज मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। इसकी कुल डिस्टेंस कितनी है, तो 692 किलोमीटर है। और अगर देखा जाएगा कि ये राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग इसका है, यानी कि 550 किलोमीटर। तो अब थोड़ी सी बातें हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर इसके निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण किससे हुआ, संपीड़न बल के कारण से। देखिएगा, अगर हम बात करें इस तरीके से, यहां से मान लीजिएगा ये कोई प्लेट है, यहां से क्या है, फोर्स लग रहा है, यहां से भी क्या लग रहा है, बोर्ड फोर्स लग रहा है। कौन सा संपीड़न बल काम करेगा, कौन सा बल काम करेगा, संपीड़न बल। तो ये किस तरीके से हो जाएगी, इनकी आकृति इस तरीके से हो जाएगी। और जब ये ज्यादा काम करेगा तो ये इस तरीके से बन जाएंगी। जब इसमें ज्यादा हो जाएगा तो ये इस तरीके से काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनी है। फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट, अरावली पर्वत श्रृंखला अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अपशिष्ट यानी रेजिडेंशियल माउंटेन रेंज है। अब ये कैसी दिखाई देती है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। यानी कि आपको इस तरीके से ये दिखाई देती है। कहीं कहीं पर ये क्या है, पूरी ही गायब हो गई है, कहीं पर ये दिखाई नहीं देती है। तो ये इस तरीके से क्या है, ये अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा। अब हम आगे काम करते हैं और आगे देखते हैं। एक आप देखिएगा, ये इस तरीके से है, यानी कि पश्चिम में इसका विस्तार थोड़ा सा मोटा है और यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई देती है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पालनपुर गुजरात,
और ये कहां पर है? दिल्ली रिज या रायसीना हिल्स भी इसे कहते हैं। कितने स्टेट्स में है? देखिएगा, यहां पर गुजरात है, यहां पर राजस्थान है, यहां पर हरियाणा है, और यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। टोटल जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? तो 550 किलोमीटर है। अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, तो सबसे ज़्यादा भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो राजस्थान में ही है, यहाँ पर गुरु शिखर। गुरु शिखर ये क्या है बेटा? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? 1722 किलोमीटर है। और यहीं पर राजस्थान का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू हिल स्टेशन है जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला। और यहीं पर क्या है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। यहीं पर क्या है? माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। अब यहाँ पर राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लें राजस्थान में खनिज। कौन से? अरावली पर ही पाए जाते हैं, ये स्पेशल उसकी बात नहीं हो रही। तो सीसा, जस्ता, ये तीनों एक ही साथ मिलती हैं। चांदी मिलेगा। और खेतड़ी और झुंझुनू में, खेतड़ी और झुंझुनू में तांबा मिलेगा। ये तांबे के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है? अरावली है। याद रखिएगा क्या है बेटा? अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो आज की बात यहीं तक, आज का विस्तार यहीं तक। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। और कल हमें क्या पढ़ना होगा? यानी कि विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद हम लोग सतपुड़ा पढ़ेंगे, और सतपुड़ा के बाद हम लोग वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिएगा ताकि लाइव सेशन खुल जाए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आ सकूं। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पर कुछ ही क्लासों में सारे सिलेबस, यानी कि आपका संपूर्ण जीएस का सिलेबस प्रदान करना है। मैं आपको लिए अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला हूं, अलग अलग नहीं घुमाने वाला हूं। आप अपना साथ बनाए रखिएगा और थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।